हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज का है वीडियो साइंस 2025 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम वालों के लिए है। अगर आपको साइंस में टॉपर बनना है और आपको 95% मार्क लाना है तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम आपके 70 में से 70 नंबर फिक्स करने वाले हैं और 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेंगे। जो 100% बिल्कुल पक्का आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th है विज्ञान 2025 बोर्ड, सभी महत्वपूर्ण भौतिक प्रश्न है और बोर्ड पेपर में यह आपका 100% पक्का आएगा। यह आपका 4 मार्च का पेपर है, यानी साइंस का। तो सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ये 100% आपके 4 मार्च के पेपर में 100% निश्चित आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। ऑप्शन ए है एफ बराबर आर, ऑप्शन बी है एफ बराबर 1/r, ऑप्शन सी है एफ बराबर r/2 और ऑप्शन डी है एफ बराबर 2r। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही है, एफ बराबर r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के लिए किस रंग का पृथक्करण सबसे कम होता है। प्रकाश के लिए किस रंग का पृथक्करण सबसे कम होता है। ऑप्शन ए है बैंगनी, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला और ऑप्शन डी है लाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही है, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है R1 व R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए है यानी थर्ड क्वेश्चन है R1 व R2 प्रतिरोधों को दो तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए है R1 प्लस R2, ऑप्शन बी है R1 गुणा R2, ऑप्शन सी है R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऑप्शन डी है R1 प्लस R2 अपॉन R1 गुणा R2। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन सी सही है, R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक टेस्ला बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, एक टेस्ला बराबर होता है। ऑप्शन ए है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 1 गोस, ऑप्शन सी है 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 10⁻⁴ गोस। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी है कोयला और ऑप्शन डी है जल विद्युत। तो डियर स्टूडेंट, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, कोयला। और डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन ए है 3.6 गुणा 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी है 3.6 गुणा 10⁻⁴ जूल, ऑप्शन सी है 3.6 गुणा 10⁻5 जूल, ऑप्शन डी है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। और क्वेश्चन नंबर 7 है वेबर किस राशि का मात्रक है। वेबर किस राशि का मात्रक है। ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ऑप्शन बी है चुंबकीय फ्लक्स का, ऑप्शन सी है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का और ऑप्शन डी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन बी सही है, चुंबकीय फ्लक्स, यानी वेबर किस राशि का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आपको अभी फिजिक्स के 7 क्वेश्चन बताए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी 2025 4 मार्च को पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को आप एक कॉपी में नोट करते जाइएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, कही जाती है। ऑप्शन ए है उदासीनीकरण, ऑप्शन बी है ऑक्सीकरण और ऑप्शन सी है अपचयन और ऑप्शन डी है संरक्षण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन डी सही है, संरक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1,
ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ए सही है, यानी 2। कितनी संख्या होती है? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10वां है, अमलगम होते हैं। ऑप्शन ए है उपधातु, ऑप्शन बी है मिश्र धातु, ऑप्शन सी है यौगिक और ऑप्शन डी है विषवांगी मिश्रण। तो अमलगम होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है, ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2HO4 और ऑप्शन सी है C2H2 और ऑप्शन डी है C2H6। तो मार्स गैस का रासायनिक सूत्र है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन ए सही है, CH4। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन है आई, ऑप्शन बी है Na, ऑप्शन सी है Br, ऑप्शन डी है Mg। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन सी सही है, Br। तो प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में 4 मार्च को पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो और क्वेश्चन नंबर 13 है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ऑप्शन ए है मैथेन और ऑप्शन बी है एथेन, ऑप्शन सी है एथिलीन, ऑप्शन डी है एसिटिलीन। तो डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी सही है, एथिलीन, यानी एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? एथिलीन। तो आपका ऑप्शन सी सही है। और प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको जीव विज्ञान क्वेश्चन बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए है सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन बी है प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन सी है हार्मोन्स के रूप में और ऑप्शन डी है वसा के रूप में। तो डियर स्टूडेंट फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए सही है, सुक्रोज के रूप में। और क्वेश्चन नंबर 15 है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए है 1000 से 1100 ग्राम, ऑप्शन बी है 1300 से 1400 ग्राम, ऑप्शन सी है 900 से 1000 ग्राम, ऑप्शन डी है 1600 से 1800 ग्राम। तो प्यारे विद्यार्थियों सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है, आपका ऑप्शन बी सही है, 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मुकुलिन पाया जाता है। मुकुलिन पाया जाता है, ऑप्शन ए है प्लेनेरिया में, ऑप्शन बी है हाइड्रा में और ऑप्शन सी है लीसमेनिया में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन बी सही है, हाइड्रा में, यानी मुकुलिन कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक हैं। आनुवंशिकता के जनक हैं, ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन ने और ऑप्शन बी है हुगो डी ब्रीज ने और ऑप्शन सी है ग्रेगर जॉन मांडल ने और रॉबर्ट हुक। तो प्यारे विद्यार्थियों अनुवंशिकता के जनक हैं, आपका ऑप्शन ए सही है, यानी अनुवंशिकता के आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? आपका ऑप्शन सी सही है, ग्रेगर जॉन मांडल ने, यानी अनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है कि जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन ए सागर में, ऑप्शन बी है धरती पर, ऑप्शन सी है वायुमंडल में और ऑप्शन डी है अंतरिक्ष में। तो प्यारे विद्यार्थियों जीवन की उत्पत्ति हुई है, आपका ऑप्शन सी सही है, वायुमंडल में। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 19 है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। परिवार नियोजन की स्थायी विधि है, ऑप्शन ए है
गर्भ निरोधक गोलियां। ऑप्शन बी है निरोध का प्रयोग। ऑप्शन सी है वेसोकटामी। और ऑप्शन डी है गर्भ समापन या गर्भपात। तो प्यारे विद्यार्थियों, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है ऑप्शन आपका सी सही है, वेसोकटामी। और प्रश्न नंबर 20 है, पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? ऑप्शन ए है बौना पौधा। ऑप्शन बी है गोल बीज। ऑप्शन सी है सफ़ेद पुष्प। ऑप्शन डी है हरे बीज। यानी पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, आपका ऑप्शन सी सही है, सफ़ेद पुष्प। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको 20 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसमें आपको मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान बायोलॉजी क्वेश्चन बताए हैं। प्यारे विद्यार्थी, इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको पेपर में कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। और प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट है, जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पक्का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट जो है, मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं आपको इसका फिगर दिखाता हूँ, यानी चित्र दिखाता हूँ, और उसके बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चित्र को देख रहे हैं। सब प्रथम इसमें दृढ़ पटल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दृढ़ पटल होता क्या है इसमें, कि मनुष्य का जो नेत्र है एक खोखले गोले के समान का होता है, और ये बाहर से एक दंड या अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। उसके बाद आता है कोराइड, यानी इसे इंग्लिश में है ये कोराइड, और हिंदी में कहते हैं इसे रक्तक पटल। तो दृढ़ पटल के भीतरी, यानी ये तो दृढ़ पटल है, इसके भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली रक्तक पटल कहलाती है। और इसका जो कार्य है, ये आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है, और कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की भांति कार्य करता है। उसके बाद आता है आपका रेटिना। रेटिना क्या है प्यारे विद्यार्थियों? रक्तक पटल के नीचे तथा ये जो रेटिना है, रक्तक पटल यानी कोराइड के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर, ये जो नेत्र है यानी सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्यारे विद्यार्थियों रेटिना पर ही बनता है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुराही, सुग्राही दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। फर्स्ट है डंडाकार सेल और दूसरी है शंक्वाकार सेल। उसके बाद आता है आपका पीत बिंदु। ये पीत बिंदु रेटिना के बीचों बीच, यानी इस रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग सबसे अधिक, यानी पीला भाग होता है। क्या होता है? पीला भाग होता है, जहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। उसके बाद आता है अंध बिंदु। अंध बिंदु का क्या कार्य है प्यारे विद्यार्थियों? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका कार्य है अंध बिंदु का कि रेटिना के जिस स्थान को छेद कर, यानी रेटिना के स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, और वहाँ पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान पर प्रकाश सुगम्यता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। और उसके बाद है प्रकाश सिराएं। ये प्यारे विद्यार्थी क्या हैं? ये जितनी भी हैं ये प्रकाश सिराएं हैं। उसके बाद आते हैं हम जलीय द्रव। ये जो आप देख रहे हैं ये जलीय द्रव है। और उसके बाद आता है आपका नेत्र तारा, यानी जिसे हम पुतली भी कहते हैं।
तो ये है आपके आइरिस। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। आइरिस के बीच में क्या होता है, एक छोटा छिद्र होता है जिसे हम पुतली अथवा नेत्र तारा भी कहते हैं। यह गोल काला दिखाई देता है और कार्निया से जो आया हुआ प्रकाश है, कार्निया से जो आया हुआ प्रकाश है वो पुतली से होकर लेंस पर पड़ता है। यानी कार्निया से आया हुआ प्रकाश किस पर पड़ता है, लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार में वह अपने आप बड़ी हो जाती है और अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। उसके बाद आता है आपका नेत्र लेंस है। आइरिस के ठीक पीछे एक पारदर्शी ऊतक का बना हुआ क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस हम कहते हैं। और यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है और इसका आवर्तनांक जो होता है वो लगभग 1.44 होता है। उसके बाद आता है आपका आइरस, इसे परितारिका अथवा आइरस भी कहते हैं। कार्निया के बीच एक रंगीन, यानी कार्निया के बीच पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद आता है आपका यानी कार्निया। कार्निया क्या है, दृढ़ पटल के सामने का भाग, यानी जो आपका अभी हम बताया दृढ़ पटल के सामने का जो भाग है, उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। और नेत्र में प्रकाश जो है, यानी नेत्र में जो प्रकाश है इसी से होकर प्रवेश करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको चित्र के बारे में बताया है और इसे आप अच्छी तरीक़ा से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और देख लीजिएगा। उसके बाद मैं इसके भागों के बारे में बताता हूँ। ये आपका मानव नेत्र के प्रमुख भागों वर्णन कीजिए। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% 4 मार्च को आपके विज्ञान के पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो इसमें है हेडिंग डालेंगे मानव नेत्र। नेत्र क्या है, नेत्र आँख मनुष्य, नेत्र जो है जैसे आँख कहते हैं मनुष्य व सभी जीवों को प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। नेत्र लगभग फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। यानी नेत्र जो हमारी आँखें हैं वो फोटो जो कैमरा होता है, फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। और मानव नेत्र के जो निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं उसमें फर्स्ट है दृढ़ पटल। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। यानी जो हमारे नेत्र होते हैं वह एक खोखले गोले के समान होते हैं। यह बाहर से एक दृढ़ या अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। ये प्यारे विद्यार्थियों दृढ़ पटल का कार्य है। उसके बाद नेक्स्ट है रक्तक पटल। जो सेकंड हेडिंग है, इसका सेकंड भाग है रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। यह आंख पर आपतित होने वाले प्रकाश का अवशोषण करता है और यह कैमरे के प्रकाश रोधी बॉक्स की भांति कार्य करता है। और नेक्स्ट है यानी कार्निया है। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर प्रवेश करता है। यानी कार्निया क्या है, दृढ़ पटल के सामने का जब भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है जिसे कार्निया कहते हैं और नेत्र में प्रकाश इसी भाग से होकर जाता है। और प्यारे विद्यार्थी, इसका चौथा बिंदु है परितारिका अथवा आइरिस। कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यानी कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट है कि पुतली अथवा नेत्र तारा। पुतली
अथवा नेत्रतारा आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्रतारा कहते हैं। यह गोल तथा काली दिखाई देती है। कार्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली की यह विशेषता होती है कि अंधकार यानी अंधेरे में यह अपने आप बड़ी व अधिक प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। इस प्रकार नेत्र में सीमित प्रकाश ही जा पाता है। और छठा बिंदु है नेत्र लेंस। आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्वितल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा आगे के भाग की वक्र त्रिज्या बड़ी होती है। यानी नेत्र लेंस में क्या होता है, पिछले भाग की वक्र त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। यह अनेक परतों से मिलकर बना होता है जिनके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा माध्य अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। और प्यारे विद्यार्थी, इसका सातवां बिंदु है नेत्रोद तथा जलीय द्रव। कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। यानी कार्निया तथा लेंस के बीच के भाग को नेत्रोद कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। और आठवां बिंदु है कछाव कक्ष तथा कछाव द्रव। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कछाव कक्ष कहते हैं। यानी नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कछाव कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है जिसे कछाव द्रव कहते हैं। और नौवां बिंदु है इसका रेटिना। रेटिना क्या है, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। यानी रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। रेटिना के अंदर प्रकाश सुग्राही 2 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। वो है, फर्स्ट है दंडाकार सेल और सेकंड है शंक्वाकार सेल। उसके बाद नेक्स्ट है ये 10वां बिंदु है पीत बिंदु। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है। रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। यानी पीत बिंदु पर क्या है, सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस भाग की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, इस भाग की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। और प्यारे विद्यार्थी, इसका 11वां बिंदु है अंध बिंदु। रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है। इसे अंध बिंदु कहते हैं। यानी रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान पर प्रकाश सुग्राह्यता शून्य होती है। इसे अंध बिंदु कहते हैं। और इसका अंतिम बिंदु जो है यानी नेत्र का कार्य, यानी आँख का जो कार्य क्या होता है, नेत्र का कार्य, हमारी पलकें कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं। यानी जो हमारी पलकें होती हैं वो किसके भांति करती हैं, कैमरे के शटर की भांति कार्य करते हैं। जबकि जब पलकें खुली होती हैं तब हमारे सामने रखी वस्तु से
चली किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं। यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस, कछाप द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। यानी हमारी जो पलकें हैं वो कैमरे के शटर की भांति कार्य करती हैं। जब पलकें खुली होती हैं तब हमारे सामने रखी वस्तु से चली किरणें कार्निया पर आपतित होती हैं। यहाँ से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव, लेंस, कछाप द्रव से होती हुई रेटिना पर गिरती हैं। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं। मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उसका ज्ञान सीधे रूप में प्राप्त कर लेता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है मनुष्य के नेत्र लेंस के, यानी मनुष्य की आँख के बारे में, यानी मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छी तरीक़ा से तैयार कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का है। और अनाक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर, इस प्रकार आप लिख लेंगे आंसर और हेडिंग डाल लेंगे अनाक्सी वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ अनाक्सी अवायवीय श्वसन। तो इसका फर्स्ट बिंदु जो है इसमें है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। आक्सी वायवीय श्वसन में क्या है, इस क्रिया में ऑक्सीजन आवश्यक है। और अनाक्सी जो है इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और इसका सेकंड बिंदु है, इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड व जल ही प्राप्त होते हैं। इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल ही प्राप्त होते हैं। और इस वाली में अनाक्सी में है, इस क्रिया के अंत में ईस्ट से एथिल एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस क्रिया के अंत में ईस्ट से एथिल एल्कोहल व कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इसका थर्ड बिंदु है, इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन हो जाता है। इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्ण विखंडन हो जाता है, जबकि अनाक्सी अवायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। और इस चौथा बिंदु है, अनाक्सी अवयव श्वसन में इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और अनाक्सी अवायवीय श्वसन में इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद है, इसकी हेडिंग है, यानी बिंदु है 5वां, कि कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, जबकि अनाक्सी अवायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव में पूर्ण होती है। और प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो हेडिंग डाल लेंगे अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। पहले लिखेंगे अलैंगिक जनन और फिर लिखेंगे बाद में लैंगिक जनन, और इस प्रकार आप रेखाएं खींच लेंगे और उसमें हेडिंग डालेंगे। और यानी बिंदु है इसका, अलैंगिक जनन में पहला है, एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। अलैंगिक जनन में क्या है, एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। और लैंगिक जनन में है, संतान की उत्पत्ति के लिए प्राय 2 जनकों का होना आवश्यक है। यानी लैंगिक जनन में क्या है, संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है। और इसका सेकंड बिंदु है, अलैंगिक जनन का समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
युग्मक बनते हैं। निषेचन के पश्चात समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। निषेचन के पश्चात समसूत्री विभाजन होता है। और इसका थर्ड बिंदु है कि निषेचन नहीं होता है, यानी अलैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन होता है। और इसका चौथा बिंदु है अलैंगिक जनन का, संतान पूर्णतः जनक के समान होती है। और लैंगिक जनन में क्या है? संतान दोनों जनकों से भिन्न होती है, यानी संतान दोनों जनकों से भिन्न होती है। तो प्यारे विद्यार्थी, इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके 4 मार्च के विज्ञान के पेपर में आएंगे, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है एस्टीरीकरण। एस्टीरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे एस्टीरीकरण। तो इसमें क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों की अल्कोहल से अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अल्कोहल से अभिक्रिया एस्टीरीकरण कहलाती है तथा इस अभिक्रिया से बने उत्पाद को एस्टर कहते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अल्कोहल से अभिक्रिया एस्टीरीकरण कहलाती है तथा इस अभिक्रिया से बने उत्पाद को एस्टर कहते हैं। जैसे, यानी उदाहरण है C2H5OH, ये क्या है? एथिल अल्कोहल है, प्लस CH3COOH एसिटिक अम्ल, और H2S4 से क्रिया होगी। तो प्यारे विद्यार्थी, आपका बनेगा CH3COO C2H5, यानी एथिल एसिटेट, इसी को हम एस्टर कहते हैं, एथिल एसिटेट को ही। और क्या बनेगा लास्ट में? यानी H2O जल। और प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बोर्ड एग्जाम में टिप्पणी भी काफ़ी पूछी जाती हैं, तो साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, यानी हेडिंग डालेंगे साबुनीकरण क्या होता है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। यानी क्या है साबुनीकरण? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थी, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको किसी भी विषय की वीडियो आवश्यकता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।